Yes, we are live now. वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी साइंस। तो दोस्तों, आज लगभग हमारा 3 या 4 दिन के बाद ये सेशन हो रहा है और हमारा जो लास्ट सेशन हुआ था वो हमने सेल टॉपिक कवर कर लिया था और उसे हमने फिनिश कर लिया था। और आज हम उसी के ऊपर प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज़ ले रहे हैं दोस्तों। तो आज के एमसीक्यूज़ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको इस टॉपिक को समझने के लिए और क्वेश्चन के आंसर्स यहाँ पर सॉल्व करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ। अब तक के जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए, द पावर हाउस ऑफ सेल इज़ कॉल्ड। हमने बहुत ही डिटेल में हमने लगभग 4 से 5 सेशन इस चैप्टर के ऊपर हमने लिए हैं। जिस किसी ने अगर सेशन को नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर यूट्यूब पे चैनल पेज पर जाकर वहाँ पर भी आप जो है सो देख सकते हैं। तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए बहुत ही आसान जाएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है आपको, द पावर हाउस ऑफ सेल इज़ कॉल्ड, यानी कोशिका का पावर हाउस कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ऑप्शन में दिया गया है, ए है सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति, बी है माइटोकॉन्ड्रिया, सी है राइबोसोम और डी है न्यूक्लियस यानी कि नाभिक। तो हमने देखा था कि पावर हाउस किसे कहते हैं। पावर हाउस हम कहते हैं दोस्तों हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को। पावर हाउस जो होता है ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और जहाँ पर आपका एटीपी प्रोडक्शन होता है, एडिनोसिन ट्राई फास्फेट जिसे हम कहते हैं, तो उसका प्रोडक्शन भी वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में आपको देखने को मिलता है। तो पहला क्वेश्चन तो था आपका ये। सेकंड क्वेश्चन देखिए, द किचन ऑफ द सेल इज़ कॉल्ड, कोशिका की रसोई कहलाती है, क्या कहलाती है? ए है सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति, बी है न्यूक्लियस यानी कि नाभिक, सी है वैक्यूल्स यानी कि रिक्तिकाएँ और डी है प्लास्टिड्स। तो जो हम किचन जो कहते हैं, सेल का किचन, आपको अगर कोई पॉइंट अगर आपके थ्योरी के अंदर छूट गए होंगे तो वो आपको एमसीक्यूज़ में और क्वेश्चन आंसर में अच्छे से कवर हो जाएंगे दोस्तों। तो सेल वॉल जो होता है दोस्तों, ये आपका आउटर लाइनिंग होती है जो कि आपके प्लांट सेल में पाई जाती है या फिर बैक्टीरियल सेल में पाई जाती है, ये आपके एनिमल सेल में नहीं होती। उसके बाद न्यूक्लियस जो होता है ये सेंटर में होता है और यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपको न्यूक्लियस दिखाई देगा, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आपको न्यूक्लियस नहीं दिखाई देता। वैक्यूल्स जो होते हैं दोस्तों, वैक्यूल्स आपको प्लांट सेल के अंदर थोड़ा बड़े साइज़ में दिखाई देंगे और एनिमल्स जो सेल होते हैं उसके अंदर आपको छोटे वैक्यूल्स दिखाई देंगे। और प्लास्टिड जो होता है दोस्तों, इसे हम कहते हैं किचन ऑफ द सेल यानी कि कोशिका की रसोई, हम प्लास्टिड्स को कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड। आपने अगर 11th-12th में साइंस का चैप्टर आपने अगर पढ़ा है तो वहाँ पर आप को चैप्टर दिया गया था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ या फिर सेल द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट। तो आप इसके ऊपर से भी आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं कि फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड सेल। सेल को हम कहते हैं हमारे जीवन की क्रियात्मक इकाई कहलाती है कोशिका। उसके बाद है, देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्लोरोप्लास्ट इज़ फाउंड इन, यानी कि क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, कहाँ पर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है ये बताना है आपको। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, ए है प्लांट सेल्स ओनली यानी कि केवल पादप कोशिका में, बी है एनिमल सेल ओनली, केवल पशु कोशिका में, सी है बोथ ऑफ दिस, ये दोनों में, और डी है नन ऑफ दिस यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है। पहले तो समझिएगा क्लोरोप्लास्ट क्या है, हमने देखा था डिटेल में। क्लोरोप्लास्ट जो होता है हमारे फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल वहाँ पर प्ले करता है, बहुत ज़्यादा अहम भूमिका वहाँ पर ये निभाता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल पिगमेंट जो कि ग्रीन कलर का होता है दोस्तों। तो ये फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल वहाँ पर प्ले करता है। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है दोस्तों, फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है? फोटोसिंथेसिस हमारे प्लांट्स के अंदर होता है। तो क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन ओनली इन प्लांट सेल, या एनिमल सेल के अंदर नहीं होता, इसलिए एनिमल सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस भी नहीं होता। एनिमल जो होते हैं ये हेटेरोट्रॉफ होते हैं और हमारे प्लांट्स जो होते हैं ये ऑटोट्रॉफ होते हैं, ये अपना भोजन खुद से तैयार करते हैं।
तो ये सब जो होता है ये क्लोरोप्लास्ट की हेल्प से होता है दोस्तों। तो क्लोरोप्लास्ट इज़ फाउंड ओनली इन प्लांट सेल ओनली, यानी कि ए जो रहेगा इसका राइट आंसर रहेगा। अब इसी तरह से द कंट्रोल यूनिट ऑफ सेल इज़, कोशिका की नियंत्रण इकाई क्या है? कंट्रोल यूनिट हमने कहा था कि सेल को, सारे सेल को कौन कंट्रोल करता है? सेल को कंट्रोल करने वाला एक ऑर्गेनल होता है, या फिर उसका जो मेन जो कैरेक्टर है उसके अंदर, हम उसे कहेंगे दोस्तों न्यूक्लियस। न्यूक्लियस या नाभिक जिसे हम कहते हैं, तो वो मेन एक अंग है उसका, मेन एक ऑर्गन है सेल के अंदर, जो कि आपको कंट्रोल यूनिट आप जिसे कहते हैं या फिर नियंत्रण इकाई कहते हैं। सेल वॉल जो होती है ये प्लांट सेल में आउटर वॉल होती है। साइटोप्लाज्म जो होता है ये लिक्विड पदार्थ होता है, बीच का जो लिक्विड होता है बीच के उसके अंदर न्यूक्लियस और आपके सेल मेम्ब्रेन के बीच में, उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो न्यूक्लियस जो है ये कंट्रोल यूनिट है दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड, यानी कि एक कोशिकीय जीव क्या कहलाते हैं? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड, ए है यूनिसेल्यूलर, बी है मल्टीसेल्यूलर, सी है बोथ ऑफ दिस, और डी है नन ऑफ दिस। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, ए है एक कोशिकीय, बी है बहुकोशिकीय, और सी है ये दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर इसका राइट आंसर देना है, जो कि बहुत ही इजी और बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जिसके अंदर सिर्फ एक सेल पाया जाता है, उसे हम कहते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। और जहाँ पर एक से ज़्यादा होते हैं तो उसे हम कहते हैं मल्टीसेल्यूलर। और यूनिसेल्यूलर का अगर आप उदाहरण लेंगे, एग्जांपल लेंगे, तो वो है अमीबा। अमीबा जो होता है आपका, ये सिंगल सेल होता है, और बैक्टीरिया जो होते हैं ये भी आपके सिंगल सेल होते हैं। लेकिन आप अगर मल्टी सेल्यूलर के अगर आप उदाहरण लेंगे, तो जैसे कि इंसान है, ह्यूमन बींग्स है, एनिमल्स है, ये सारे के सारे मल्टी सेल्यूलर है, बहुकोशिकीय है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, टिश्यू इज़ अ, यानी कि ऊतक जिसे हम कहते हैं, ऊतक है, क्या है ऊतक? ए है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, ऑर्गन्स का ग्रुप, ग्रुप ऑफ सेल्स, कोशिका का समूह, ग्रुप ऑफ टिश्यू, ऊतकों का समूह, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीवों का समूह। तो देखिए, सबसे पहले आप समझिएगा कि हमारी जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है वो क्या है? सेल है। और सेल्स जब मिलते हैं, सेल जब एक साथ मिलते हैं तो वहाँ पर बनता है एक टिश्यू, और इसी तरह से जब टिश्यू मिलकर बनते हैं तो वहाँ पर बनता है एक ऑर्गन, ऑर्गन जब मिलते हैं तो बनता है एक ऑर्गन सिस्टम, और जब ऑर्गन सिस्टम मिलता है तो वहाँ पर बनती है एक बॉडी, बॉडी की संरचना होती है। तो यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल, क्योंकि सेल से मिलकर बन रही है आपकी टिश्यू। तो कोशिकाओं का जो समूह होता है, सेल्स का जो ग्रुप होता है, उसे हम कहेंगे टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, सेल इज़ डिस्कवर्ड बाय। देखिए, सेल को, कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई है? कोशिका की खोज, सेल की डिस्कवरी किसके द्वारा की गई है? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, जॉन मेंडल और चार्ल्स डार्विन। तो देखिए, यहाँ पर आप सीधे सीधे सी और डी यहाँ पर आप ऑप्शन से हटा सकते हैं। सी और डी का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। अब बचे 2, यानी कि ए और बी। तो रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट हुक यहाँ पर आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे पहला जो सेल डिस्कवर किया था, जिसकी खोज की थी, वो थे आपके रॉबर्ट ब्राउन दोस्तों, सॉरी रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जो थे आपके, इन्होंने आपके डेड सेल की, यानी कि मृत कोशिका जिसे हम कहते हैं, उसकी वहाँ पर उन्होंने खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। और रॉबर्ट ब्राउन जो थे, इन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी दोस्तों। तो रॉबर्ट हुक, इन्होंने डेड सेल की खोज की थी, डिस्कवरी की थी। उसके बाद एंटनी वैन लियोन हुक, इन्होंने लिविंग सेल की खोज की, जो कि उन्होंने तालाब के पानी से, पॉन्ड से निकाला था। फिर रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की। फिर गोल्जी एपैरेटस की, गोल्जी एक नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने उसकी खोज की, जिसके ऊपर से गोल्जी एपैरेटस का नाम पड़ा, गोल्जी साइंटिस्ट की वजह से। फिर उसके बाद आए श्लेडन शॉन, इन्होंने सेल की थ्योरी दी। तो ऐसे बहुत अलग अलग साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हर टाइम अलग अलग अपने हिसाब से जो सो उन्होंने उनकी खोज भी की और उनकी थ्योरीज भी दी। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन रहेगा दोस्तों, वो रहेगा आपके रॉबर्ट हुक। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, द सेल्स कैपेबल ऑफ चेंजिंग शेप्स आर।
यानी कि आकार बदलने में सक्षम कोशिका कौन सी कोशिका है। आकार कौन बदलते हैं दोस्तों, ये आपने पढ़ा भी है और हमने भी देखा है कि जो आपके अमीबा सेल होते हैं, अमीबा कोशिका जिसे हम कहते हैं, ये आपके आकार बदलते रहते हैं। कभी आपको इस टाइप के नज़र आ जाएंगे, कभी आपको इस टाइप के नज़र आ जाएंगे, एक एक शेप में ये नहीं रहते। तो ये इसका शेप जो है ये चेंज होता रहता है। तो अमीबा जो होते हैं ये आपके शेप्स बदलते हैं। उसके बाद WBC जो होता है ये भी आपका शेप बदलता है, जिसे हम क्या कहेंगे, सफ़ेद कोशिकाएं जिसे हम कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स जिसे हम कहते हैं। तो ये भी जो होते हैं आपके, ये भी शेप बदलते हैं। और ऑप्शन सी क्या है, बोथ ऑफ दिस और नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर जो आएगा हमारा दोस्तों राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा सी, यानी कि ये दोनों जो है अमीबा सेल और WBC ये दोनों अपना शेप चेंज करते रहते हैं। तो राइट आंसर इज सी। उसके बाद देखिएगा हेंस एग इज़ अ, यानी कि मुर्गी का अंडा जो है ये क्या है, मुर्गी का अंडा है क्या है। तो ये क्या टिश्यू है या फिर ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है या फिर सेल है। देखिए टिश्यू हमने किसे कहा था, जब कोई सेल्स मिलकर बनते हैं तो सेल्स मिलकर बनने के बाद एक टिश्यू बनता है, और जब टिश्यूज़ मिलकर बनते हैं तो एक ऑर्गन बनता है। यानी कि हमारा हार्ट है ये एक ऑर्गन है, लीवर है एक ऑर्गन है, किडनी है ये एक ऑर्गन है। तो ये अलग अलग टिश्यूज़ से मिलकर बन रहे हैं और टिश्यूज़ सेल से मिलकर बन रहे हैं। तो यहाँ पर हेंस एग इज़ अ सेल, मुर्गी का जो अंडा है दोस्तों ये आपका एग टाइप का सेल है जिसे हम कोशिका कहते हैं। चलिए राइट है, यहाँ तक क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय, केंद्रक को कोशिका द्रव्य से अलग किया जाता है। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय, न्यूक्लियस जो होता है दोस्तों, न्यूक्लियस आपने देखा था, हमने जो जब हमने सेल देखा था तो सेल का जो टॉपिक हमने देखा था ये है आपकी सेल मेम्ब्रेन और ये है आपका न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय। तो ये जो न्यूक्लियस है दोस्तों, ये जो सेंटर वाला जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है। तो ये जो बीच का जो पार्ट रहेगा ये आपके साइटोप्लाज्म से डिफरेंट होगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय गोल्जी बॉडीज़ नहीं कहेंगे हम इसे गोल्जी बॉडीज़ नहीं कहेंगे, हम इसे न्यूक्लियर इन्वेलप कहेंगे। न्यूक्लियर इन्वेलप, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है दोस्तों इसी को हम न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं। ये बायलेयर होती है, 2 लेयर होते हैं और उसके बीच में छोटे छोटे आपको पोर्स नज़र आएंगे, उसके अंदर छोटे छोटे आपको होल्स नज़र आएंगे जिसके अंदर से सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं। हमने ये बहुत डिटेल में देखा है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा आप अगर इसका सेशन देखेंगे तो। फिर उसके बाद है सी यानी ऑर्गन्स और डी है सेल मेम्ब्रेन। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा आपका न्यूक्लियर इन्वेलप, यानी कि परमाणु आवरण जिसे हम कहेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट नॉट इन एनिमल सेल। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन पादप कोशिका में मौजूद है लेकिन पशु कोशिका में नहीं पाया जाता। देखिए सेल वॉल और सेल प्लास्टिड, हमने एनिमल सेल भी देखा, हमने प्लांट सेल भी देखा, बहुत डिटेल में देखा। तो सेल वॉल जो होती है दोस्तों ये आपके प्लांट सेल में होती है। सेल वॉल जो होती है जैसे कि एक यहाँ पर एक ये सेल है और इस तरह से इसकी जो सो सेल वॉल होती है दोस्तों, एक आउटसाइड में उसके ये थोड़ा रफ हो गई है तो इस तरह से इसके और एक बाउंड्री होती है जिसे सेल वॉल कहते हैं और बीच में न्यूक्लियस होता है। तो सेल वॉल जो होती है दोस्तों ये प्लांट सेल में होती है। और प्लास्टिड जो होता है दोस्तों, प्लास्टिड जो होता है ये भी आपके प्लांट सेल में मिलेगा, आपको एनिमल सेल में नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन की, तो सेल वॉल तो प्लांट सेल में है लेकिन सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये एनिमल सेल में भी पाई जाती है। फिर उसके बाद आपका प्लास्टिड और न्यूक्लियस की अगर हम बात करेंगे तो न्यूक्लियस भी जो होता है ये एनिमल सेल में होता है। सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म की बात करेंगे तो ये भी आपका सेल में एनिमल सेल में होता है जिसे हम पशु कोशिका कहते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट नॉट इन एनिमल सेल। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन रहेगा
कोशिका भित्ति और प्लास्टिड्स ये जो रहेंगे ये प्लांट सेल में रहेंगे, ना कि एनिमल सेल में। क्लियर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स, निम्नलिखित में से कौन सा केवल पौधों में मौजूद होता है। सिर्फ पौधों में यहाँ पर बताना है आपको कौन सा होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको एनिमल सेल में भी देखने को मिलेगा और प्लांट सेल में भी देखने को मिलेगा। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अगर बात करेंगे हम, तो ये भी आपको एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों के अंदर मिलता है। साइटोप्लाज्म भी देखने को मिलता है। लेकिन सेल वॉल जो है दोस्तों, सेल वॉल जो होती है ये सिर्फ आपको प्लांट सेल में देखने को मिलती है। ये सिर्फ आपको सेल वॉल जो होती है ये आपको पादप कोशिका जिसे हम कहते हैं पौधों में देखने को मिलती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, सेल वॉल जो रहेगा ये सिर्फ आपको प्लांट सेल में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स कैन चेंज इट्स शेप। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने देखा था कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अपना आकार बदल सकती है। तो श्वेत रक्त कोशिका जो होती है, वाइट ब्लड सेल हम जिसे कहते हैं, तो वो होता है आपका शेप चेंज करने के काबिल का, यानी कि वो अपने आप को किसी भी शेप में वो ढाल सकता है, अपना शेप चेंज कर सकता है। इसके साथ हमने देखा था कि अमीबा जो होता है, अमीबा भी अपना शेप चेंज कर सकता है दोस्तों। उसके बाद देखिएगा, चलिए बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ऑर्गेनल प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स इज, केवल पौधों में मौजूद अंग है। कौन सा अंग है? केवल पौधों में मौजूद कौन सा अंग है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियस और प्लास्टिड्स। द ऑर्गेनल्स प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स इज, केवल पौधों में मौजूद अंग। अगर माइटोकॉन्ड्रिया की आप बात करेंगे दोस्तों, तो माइटोकॉन्ड्रिया आपको एनिमल सेल में भी मिलेगा और प्लांट सेल में भी मिलेगा। क्रोमोसोम आपको दोनों में मिलेंगे, न्यूक्लियस आपको दोनों में मिलेंगे। लेकिन जो प्लास्टिड होता है ये आपको सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में देखने को मिलता है दोस्तों। तो अगर आप हमारे राइट आंसर की यहाँ पर बात करेंगे तो प्लास्टिड हमारा रहेगा राइट आंसर। द ऑर्गेनल प्रेजेंट्स ओनली इन प्लांट सेल इज प्लास्टिड। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, प्रोजेक्शन ऑफ डिफरेंट लेंथ प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ द बॉडी ऑफ अमीबा इज कॉल्ड। अमीबा के शरीर से बाहर निकलने वाली अलग अलग लंबाई के प्रक्षेपणों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्रोजेक्शन ऑफ डिफरेंट लेंथ प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द अमीबा इज कॉल्ड वॉकिंग लेग्स, लेग्स, सीडोपोडिया या फिर निडल। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा दोस्तों वो रहेगा सीडोपोडिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, अ सेल विदाउट ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इज कॉल्ड, यानी कि संगठित केंद्रक रहित कोशिका कहलाती है। क्या कहलाती है? अ सेल विदाउट ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इज कॉल्ड। देखिए एक होता है आपका सेल, यहाँ पर देखेंगे हम, एक होता है आपका सेल और सेल में होता है एक न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में होता है आपका जेनेटिक मटेरियल। यहाँ पर जो भी है आपके क्रोमोसोम्स है, डीएनए है, जो भी है। तो ये होता है आपका सेल विदाउट ऑर्गेनाइज्ड कह रहा है। तो अब यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल था दोस्तों, इसके अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल था, तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमने बनाई है, न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर एब्सेंट होती है। तो ये किस सेल में होती है? हमने डिटेल में देखा था, ये होती है आपके जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है। सेल दो टाइप के थे दोस्तों, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल जहाँ पर आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है और उसके अंदर आपको जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो ओपन मिलेगा वहाँ पर। और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल जहाँ पर आपको प्रॉपर एक न्यूक्लियस मिलेगा और न्यूक्लियस के आसपास में आपको एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलेगी। तो ये होता है यूकैरियोटिक सेल। तो यहाँ पर कह रहा है कि सेल विदाउट ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इज कॉल्ड, संगठित केंद्रक रहित कोशिका कहलाती है। क्या कहलाती है? तो यहाँ पर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो वो कहलाएगा प्रोकैरियोटिक सेल। वायरस की तो बात ही नहीं आती यहाँ पर, वायरस तो एकदम फालतू ऑप्शन दिए गए हैं नीचे के दो, ऊपर के दो में से आपको राइट जो मारना है वो है प्रोकैरियोटिक सेल। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड, एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यूनिसेल्यूलर, हमने पहले भी देखा था, ये क्वेश्चन शायद से रिपीट हुआ है।
कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके अंदर सिर्फ एक सेल होता है, एक कोशिका होती है, उसे हम यूनिसेल्युलर कहते हैं। और जहाँ पर एक से ज़्यादा कोशिकाएं होती है उसे हम मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। क्लोरोप्लास्ट इज़ फाउंड इन, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है कहाँ पर पाया जाता है? प्लांट सेल्स ओनली, एनिमल सेल्स ओनली, प्लांट सेल्स ओनली एंड एनिमल सेल्स ओनली, नन ऑफ दिस। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है दोस्तों, ये ग्रीन पिगमेंट होता है और ग्रीन पिगमेंट का जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोफिल इसके अंदर होता है, वो आपके सिर्फ केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, वो आपके एनिमल सेल में नहीं होता। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल। तो ब्रेन ऑफ द सेल निम्नलिखित में से किसे कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है? कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं? उसका ब्रेन, उसका दिमाग किसे कहा जाता है? तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसे पावर हाउस कहा जाता है। राइबोसोम, यहाँ पर आपका प्रोटीन सिंथेसिस होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है या फिर सेल मेम्ब्रेन जो होती है, ये आपके सेल की आउटर कवरिंग होती है, आउटसाइड की जो बाउंड्री होती है, उसकी जो झिल्ली होती है वो होती है। लेकिन न्यूक्लियस जो होता है दोस्तों, ये आपके सेल का ब्रेन कहा जाता है, इसे ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है, मस्तिष्क कहा जाता है कोशिका का। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 20 MCQs जो कि हमने सेल टॉपिक लिया था उसके ऊपर, जो कि आपको ये बहुत ही हेल्पफुल यहाँ पर साबित होंगे आपके प्रैक्टिस के लिए। अगर आपको और प्रैक्टिस करना है और आपको सेल टॉपिक डिटेल में समझना है दोस्तों, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर आप देख सकते हैं। वहाँ पर बहुत ही अच्छे से आपको एक एक चीज़ को वहाँ पर समझाया गया है। गोल्जी बॉडीज़ क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, लाइसोसोम क्या है, राइबोसोम क्या है, सेंट्रियोल्स क्या है, सारा हमने वहाँ पर डिटेल्स में समझाया हुआ है। तो आप वो सेशन जाकर ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।